स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि सफेदपोश रात में शराब पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गरीब पीते हैं और पकड़े जाते हैं। मांझी ने नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा की एक बार फिर से मांग की है। मांझी के बयान पर एक बार फिर से शराबबंदी पर नई बहस छिड़ गई है कि क्या शराबबंदी में भी सफेदपोश लोग बिहार में शराब पीते हैं। बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पकड़ा रहा है, पाभर पीता है वो पकड़ा जाता है, आसिर पीता है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीता है। क्या बिहार में सफेदपोश शराबबंदी में भी शराब पीते हैं? ये बहस छिड़ गई है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान के बाद, जिसमें मांझी ने दावा किया है कि सफेदपोश लोग हर रात शराब पीते हैं और पकड़े नहीं जाते। कि हम सभी सफेदपोश रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को अच्छा बताते हुए भी एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांझी कहते हैं कि गरीब लोग पाव भर शराब भी पी रहे हैं तो उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, और दूसरी ओर लाखों लीटर की तस्करी करने वालों को छोड़ दिया जा रहा है। मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से एक बार फिर शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है कि हम सभी सफेदपोश रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें। मांझी के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी कानून को लागू करने में एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल है। मेरा मानना है कि सरकार संरक्षित शराब बिहार में मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार हर गड़बड़ी पर कार्रवाई करती है। अगर माननीय मांझी जी ने कोई बात कही है तो सरकार उसको पूरी गंभीरता से लेगी। बिहार की सरकार का सिर्फ एक ध्येय है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करना। और रही बात कार्रवाई की, तो बिहार की प्रशासन कोई जात देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। बता दें कि मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने भी हाल में ये माना था कि बिहार में शराब तस्कर SC/ST वर्ग के गरीब लोगों को लालच देकर शराब की होम डिलीवरी कराते हैं। अब जीतन राम मांझी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। सवाल है कि शराब के सफेदपोश बच जाते हैं और गरीब फंस जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय। दरअसल जीतन राम मांझी शराबबंदी पर खुलकर बोलते रहे हैं। मांझी पहले भी कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून से दलित वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है। शराबबंदी में सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल गए। यही नहीं, जीतन राम मांझी थोड़ी थोड़ी पीने की छूट देने की भी मांग कर चुके हैं। अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सफेदपोश लोग रात में पीते हैं और बच जाते हैं, जबकि गरीब लोग पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। यही नहीं, शराब तस्कर छूट जाते हैं और गरीब आदमी पकड़े जाते हैं। सवाल है कि क्या शराबबंदी में भी सफेदपोश लोग बिहार में शराब पीते हैं? तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 से नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी रखी है। महिलाओं की मांग पर सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई थी। महिलाओं के साथ अपराध भी कम हुए हैं। शराब पीने से नुकसान को लेकर भी लोग जागरूक हुए हैं। हालांकि राज्य में शराब तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से एक बार फिर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के एक सवाल पर कबूल करते हुए कहा कि सफेदपोश रात में शराब पीते हैं और उन्हें पकड़ा नहीं जाता है, जबकि गरीब लोग पकड़े जाते हैं और जेल भी जाते हैं। मांझी ने यह भी कहा कि शराबबंदी खराब चीज नहीं है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। सीएम नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
शराबबंदी पर 3 बार समीक्षा की जा चुकी है और अब चौथी बार शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग हो रही है। वहीं मांझी के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मांझी को नसीहत दी है। नीरज कुमार ने कहा है कि अपवाद को कभी संवाद नहीं समझना चाहिए। जीतन राम मांझी जी सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शराब के बेहतर फलाफल, उस राज्य के मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहे, तो उनको उनसे भी अनुभव शेयर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ गांधी मैदान में 350वां प्रकाशोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी महागठबंधन की सरकार थी तो कहा था कि विभिन्न दल और संगठनों को इसमें सहयोग करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। शराब से प्रोटीन और कैल्शियम नहीं बढ़ता है, गरीब लोगों के जीवन की दशा का बदलाव होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए, तो उनके खिलाफ कानून में कार्रवाई भी होती है। एलजेपीआरवी के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा है कि शराब पीना एक सामाजिक बुराई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मांझी को उन शराब पीने वाले सफेद पोशों के नाम बताने चाहिए। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और बिहार सरकार इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस प्रक्रिया में अगर कोई खामी भी है तो सरकार उसको दूर करने के लिए तत्पर है और गंभीर है। मांझी जी को ऐसे सफेद पोशों का नाम सरकार के साथ साझा करना चाहिए जो कि शराब का सेवन करते हैं, ताकि ऐसे भ्रष्ट सफेद पोश की धरपकड़ की जा सके और उनको जेल पहुंचाया जाए। शराबबंदी पर जीतन राम मांझी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी मांझी पर तंज कसा है। मांझी जी, आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? सत्ता में आप हैं और डबल इंजन की सरकार आपकी है और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी विफल है। तो शराबबंदी विफल है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाएगा? नीतीश सरकार को, डबल इंजन सरकार को। तो आप इस तरह का चर्चा में बात लाने से पहले स्पष्ट कीजिए कि होम डिलीवरी किनके माध्यम से किया जा रहा है और कौन कौन सफेद पोश लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं। सिर्फ राजनीति के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए शराबबंदी के मामले में दोहरा विचार मत प्रकट कीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल के विकास को लेकर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मिथिला में कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब वे सत्ता में आएंगे तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे ताकि मिथिला का विकास हो सके। तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करें। हम 17 में नहीं रहे, लेकिन हमें 4 आरोपी जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं जितने रोड पुल पुलिये हमने इन इलाकों में दिया है उतना ये NDA में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है? इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, इतने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइएगा, इतना महंगा टिकट है। अयोध्या स्थित राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मामले में यूपी पुलिस और भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मकसूद अंसारी को बड़ी खंजरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संपर्क की बात सामने आई है। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। यूपी पुलिस आरोपी को अयोध्या लेकर गई है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। 14 जून को राम मंदिर उड़ाने की धमकी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और भागलपुर पुलिस के द्वारा बड़ी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खंजरपुर के मस्जिद गली के रहने वाले मरहूम हाजी मोहम्मद अंसारी के पुत्र मोहम्मद मकसूद अंसारी को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। वहीं उसे जो है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लाया गया था। कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था
उसकी से इलाज कराया जाए। जब उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाया गया था कोर्ट में, वहीं देर रात जो है उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। वहीं इस पर जो है जैसे मोहम्मद संगठन जो है, आतंकी संगठन जो है, उससे मिले होने की बात कही जा रही थी। और जैसे मोहम्मद के जो एक मोहम्मद आमिर है उसके संपर्क में ये युवक था और इसके घर से 4 मोबाइल भी मिले हैं, जिसमें धमकी जो दी गई थी जिस मोबाइल से, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसकी भी छानबीन की जा रही है। वहीं इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने को लेकर भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं किसी संगठन से जरूर जुड़ा हुआ था, जिसके कारण इस तरह की धमकी इसने दी है। और जैसे मोहम्मद आमिर के साथ इसके बातचीत होने की बात जो सामने आई थी, उसका भी खुलासा पुलिस एक तरह से कर रही है, लेकिन अभी भी इस मामले पर पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई जो है इस मामले में हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है गिरफ्तार आरोपी को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर बेतिया से है, जहां लंबे समय से अतिक्रमित बेतिया राज्य की जमीन को सरकार अतिक्रमण से मुक्त करवाएगी। जमीन का सर्वे कराकर सरकार इसे अपने कब्जे में लेगी। पूरे बिहार में बेतिया राज्य की जमीन 15,000 एकड़ है। बेतिया में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के निर्देश पर बेतिया राज्य के अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद शुरू की गई है। गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी बेतिया राज्य की जमीन है। खाली कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बेतिया राज्य की जमीन को दूसरे के कब्जे में नहीं होने दिया जाएगा। और विस्तार से हजार का भी अवलोकन हम लोगों ने किया कि किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, उसका रख रखाव ठीक रहे, बेतिया राज्य की जो भी संपत्ति है वो सुरक्षित रहे और जो हमारी पुरानी परिसंपत्ति है उसकी रक्षा कैसे हो सके, उसकी बेहतरी कैसे हो सके, अवैध लोगों का जमावड़ा नहीं हो पाए। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए हल्की बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल आसमान में बादल बाले छाए हुए हैं और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है, क्योंकि धान, गन्ना और मक्के की फसल सिंचाई के अभाव में सूख रहे हैं। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल आसमान में घने और काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही है। हल्की बारिश से मौसम जहां सुहाना हो गया है, वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि किसानों को अच्छी बारिश का इंतज़ार है, क्योंकि धान, मक्का और बाजरे की जो फसल है, गन्ने की जो फसल है, उसे सिंचाई की ज़रूरत है और ऐसे में किसान अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज और कल मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम की अगर बात करें तो गोपालगंज में तापमान घटकर 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। तो एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो वहीं किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद है। ऐसे में मौसम सुहाना होने और कई इलाकों में बूंदाबांदी होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाडू गांव में गंगा का विकराल रूप लगातार देखने को मिला है। गंगा लगातार गांव के मकान के साथ साथ जमीन को अपनी आगोश में समा रही है। गंगा किनारे लगातार तेज कटाव हो रहा है। उसके बावजूद भी फ्लड फाइटिंग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। गांव के लोग जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हैं, वो भी वापस लौट रहे हैं और किसी प्रकार से अपने घर को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में लगातार कटाव का दंश लोग झेल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कटाव हो रहा है। और गंगा के मुहाने पर अब कई घर हैं, कई घर जो है गंगा में समा चुके हैं और कई मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं। यह देखिए, अभी अभी तुरंत जो है ये कटाव जो है यहाँ पर हुआ है और मिट्टी कटकर पूरा गंगा में जा रहा है।
यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से तो कोई कार्रवाई अभी तक जो ठोस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। लेकिन इस गांव से बाहर कमाने के लिए गए कई लोग जो है वह गांव में वापस आ गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करने गए थे? गुजरात काम करने के लिए गया था। हाँ। फोन पे फोन आ रहा था कि घर कटाव चालू हो गया। इसके लिए भागकर काम छोड़ धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं घर खाली करने के लिए। एक महिला भी, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? क्या गुजरात से आए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मसारवे घर। मसारू घर। क्या खबर मिली आपको? खबर ही मिला गाँव से घर से कट रहा है तो उसी वास्ते में इसने आई है यहाँ पे। कोई पूरा कट गया घर से, नहीं तो क्या करेंगे, उसी वास्ते आए हैं घर बचाने के लिए। एक कट्ठा जमीन जगह नहीं है तो घर से खाली करेंगे। कितना मेहनत करके घर? बहुत मेहनत से घर करके बचाए थे, एक एक रुपया जोग जोग के घर बनाए हैं। बच्चे बुतरों को पढ़ा रही हैं। अब क्या करेंगे, बच्चे को संभालेंगे, पैसा बचाएंगे, घर बनाएंगे। बना पाइएगा आप घर कहीं पर? नहीं बना पाएंगे, जगह जमीन नहीं तो कहाँ घर बनाएंगे। 24 घंटा यहाँ पर कार्य किया जाना चाहिए था। अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसके कारण लगातार जो है कटाव जारी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मानसून की बारिश नदियों में सोना लेकर आती है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर इलाके के कुछ गांवों के लोगों को नदियों से सोना मिलता है। ये सोना यहाँ की नदियां उगलती हैं। ये नदियां बलुई, कापन और सुनहा है जो हर साल अपने साथ सोना बहाकर लाती हैं। नदी के पानी से सोना छानकर इस गांव के लोग अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। कुछ खास उपकरणों के साथ नदियों द्वारा बहाकर लाई बालू और कणों को छानकर सोने के कण निकालते हैं, फिर उससे बाजार में बेचते हैं। पहाड़ी नदियों से सोना निकालने का काम आदिवासी कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। बिहार में ऐसी भी नदियां है जो सोना उगलती है और बिहार की तमाम जो पहाड़ों के इलाकों में रहने वाली नदियां है जो जिसमें सोना के कण पाए जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में और विशेष तौर पर दोन के इलाके में जो सोना को छानने का काम करते हैं। और इस नदी के जो कण होते हैं उसके साथ सोना के भी कण जरूर हैं। तब तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बिहार की ये भलुई नदी है और सोना का एक पात्र है, इसे सोना नदी भी कहा जाता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ये रेत के कण हैं, इस कण के साथ सोना के भी कण पाए जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर जो चमकता हुआ आपको दिख रहा है वह सोना के कण है। और इस कारोबार में लंबे समय से लोग लगे हुए हैं। तो कितना दिन से लगे हैं इसमें? लगभग 15-20 साल हो जाता है। 20 साल से जी। तो कैसे आप लोग सोना छान लेते हैं? देखते न छान। तो क्या इसको कण में सोना मिल जाता है? कहीं कहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। तो कितना मतलब मेहनत के बाद मिल जाता, कितना मिलता है? 200, 300, 400 एक दिन का कितना मजदूरी बनता है? इतने। तो देखते हैं कितना इलाके में कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं सोना छानने में। आपके गांव में कितने लोग हैं जो सोना छानते हैं? 1200, 15-20 आदमी, 15-20 लोग हैं। तो आप लोग का मेन पेशा यही है सोना छानने का जी। एक बार फिर तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भलुई नदी और विशेष तौर पर सोनहा नदी से जुड़ा हुआ जो नदियां हैं, उन नदियों में सोना के कण पाए जाते हैं। और इसके साथ कई लोग इस कारोबार में जुड़े हुए हैं जो लगातार सोना को छानने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि मेरे देश की नदियां सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये कहानी आपको पश्चिम चंपारण के दोनों इलाके में जरूर चरितार्थ होती दिख रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18 पश्चिम चंपारण। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच रोहतास की दिनारा से रिश्वत लेते प्रधान लिपिक का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि नकल निकालने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। ये वीडियो चकबंदी कार्यालय दिनारा का बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। सिवान के दारौंदा बाजार पर एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने चोरी की कोशिश की। चोरों ने दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक दुकान के अगल बगल घूम रहे हैं, ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। रात को कुछ लोग हमारे दुकान में ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आसपास के लोग देखे हैं इस घटना को करते हुए।
वीडियो भी मिला है क्या उस घटना का? हाँ, वो वीडियो भी बनाए हैं। दूर से वो एक छत पे टहलने के लिए मतलब टहल रहे थे, तो वो देख रहे हैं कि मेरे दुकान को कोई ताला तोड़ रहा है। 2 लोग थे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आप